नमस्कार, वन इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिन्हें आप हमेशा सिनेमाई पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, सिनेमा की जान होते हैं। कहानी जब हम देखते हैं तो उसका मुख्य हिस्सा होते हैं, जो वर्षों से हिंदुस्तानी सिनेमा में अपनी एक छाप छोड़कर हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं ब्रिजेंद्र काला जी से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमसे हमें वक्त देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, जब भी हम आपको सिनेमा में देखते हैं सर, तो एक गुदगुदाता हुआ सा अभिनेता नजर आता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि ये यात्रा इतनी आसान नहीं रही, इसके पीछे काफी दर्द रहा। दर्द नहीं रहा यार, मेरी कोई स्टोरी दर्दनाक नहीं है ना। मैंने खूब एंटरटेन किया अपने आप को भी और अपने कैरेक्टर को भी, जो भी किरदार मुझे मिले। और मेरी जो जर्नी रही वो मेरे मन मुताबिक रही। ऐसा नहीं रहा कि मतलब कि मैं बहुत इधर उधर भटकता रहा और उस तरीके से मैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाया किसी काम के प्रति। जब जैसा रहा वैसा रहा। जब मैं आया था उस वक्त काम कम था, लोग ज्यादा थे। आज की तारीख में काम भी ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है ना। तब भी जिसे स्ट्रगल का नाम दिया जाता था, आज की तारीख में भी इसको स्ट्रगल का नाम दिया जाता है। और जिस वक्त मैं काम कर रहा था उस वक्त क्या था कि एक जिसे कहना था कि एक मोनोटोनस सा था इंडस्ट्री में कि हीरो भी सुंदर होना चाहिए, हीरोइन भी सुंदर होनी चाहिए, आपका विलेन भी सुंदर होना चाहिए, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी सुंदर, सब सुंदर सुंदर सुंदर, क्योंकि सिनेमा सुंदर लगना चाहिए, है ना। इस तरह की कोई एक प्रथा सी बनी हुई थी। लेकिन धीरे 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 करके वो आयाम बदलते गए। कई तरह के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आए, उन्होंने कुछ चेंज लाए अपने उसमें। फिर जिसे कहते हैं कि एक वर्ल्ड सिनेमा का नाम दिया गया। फिर वो वर्ल्ड सिनेमा आया। वर्ल्ड सिनेमा का मतलब ये होता है कि आप जिस तरह से भी परफॉर्म कर रहे हैं वो कहानी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिस तरह की लोकेशंस हैं वो कहानी के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए आज हम जहाँ भी जाते हैं वो रियल लोकेशंस भी जाते हैं। आपने बोला सर कि जब आपने शुरुआत की तो सिनेमा भी सुंदर दिखना चाहिए और अभिनेता भी सुंदर दिखना चाहिए। वो हमारी भी चॉइस थी। हम भी जब फिल्म देखने जाते थे तो यही सोचते थे कि इसमें हीरो कौन है। अच्छा। मतलब हमें याद है कि बच्चन साहब बहुत अट्रैक्टिव और ऐसे नहीं हुआ करते थे। उनको भी एक्सेप्ट करने में पब्लिक को बहुत वक्त लगा। धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये तो कलाकार बहुत बेजोड़ है। मतलब ना कि सुंदरता एक सेकेंडरी चीज है। और धीरे 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 वो बहुत सुंदर लगने लगे, वो बहुत अट्रैक्टिव लगने लगे, बहुत चार्मिंग लगने लगे, है ना। तो ये समय के साथ साथ होता है। मतलब भारतीय जो दर्शक है वो भी मैच्योर हो गया समय के साथ। हाँ, वो तो मतलब मैच्योर तो थे पहले भी, लेकिन क्या होता है कि अपनी एक चॉइस होती है ना। और उसके प्रति जब आप सोचते हैं कि ऐसा अगर नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। अब मुझे याद है कि मतलब कि अजय शम्मी कपूर साहब थे, वो थोड़े से बिडोल शरीर था उनका, लेकिन वो इतने लाजवाब परफॉर्मर थे, इतने लाजवाब मतलब अदायगी देते थे गानों में, है ना। तो हमें कभी उस वक्त पसंद नहीं आया। लेकिन आज की तारीख में वो मतलब हम देखते हैं उनको तो मजा आता है। और बीच में भी जब हमने उनको देखना शुरू किया तब समझ में आया कि यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट है सबसे। मैंने सर इंटरव्यू की शुरुआत में वो दर्द शब्द का इस्तेमाल किया था। वो दरअसल इसलिए किया क्योंकि मैंने कुछ आपके इंटरव्यूज पढ़े थे। उसमें ये बताया गया कि आपने बड़े संघर्ष से ये मुकाम पाया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पाया होगा। लेकिन जैसे एक बच्चा होता है सर, जब एग्जाम दिलाता है और पास नहीं होता तो उसको बड़ी एक पेन होता है। आप भी शायद जब आपने एनएसडी के लिए अप्लाई किया था तो नहीं, वो देखो क्या है कि मैंने एनएसडी रैपिडली के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मैं मथुरा में रहता था। उस वक्त कनेक्टिविटी सिर्फ तार हुआ करते थे, टेलीफोन भी नहीं था हमारे यहाँ, और टेलीफोन के कनेक्शन भी ऐसे नहीं थे। हर किसी के यहाँ टेलीफोन नहीं होते थे, और इन्फॉर्मेशन जो वो बाई तार दी जाती थी। और मैं लोकल नहीं था। मैं लोकल मतलब कि दिल्ली में कोई होना चाहिए। तो पहले जो मैंने दिल्ली का एड्रेस दे रखा था, तो पहले इन्फॉर्मेशन वहां गई, वहां से फिर मथुरा आई, तो तब तक वहां सब कुछ हो चुका था। अच्छा। जब मैं पहुंचा था हो चुका था। मतलब सर वो जो फिल्मी बताते हैं ना कि बड़े आर्टिस्ट, आपका जो करियर रहा वो आपने जो चाहा वो आपने वो पाया, और वो उसके बीच जो स्ट्रगल जो आप मानते हैं वो आप मेहनत थी लगभग। मैं मतलब क्या होता है, हर चीज के लिए जितना समय लगना चाहिए उतना लगता है। अभी मैं आपकी तारीफ में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे को सफलता मतलब उस वक्त नहीं मिली जब मैं युवा था, है ना। और शायद इसलिए भी नहीं मिली कि मतलब जैसा मैं अभी दिख रहा हूँ मैं इसका भी आधा था, है ना। जैसे कहते हैं ना कि मतलब कि एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए हर किरदार के लिए, हर कैरेक्टर के लिए।
शायद उस वक्त मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं थी, जिस वजह से मुझे शायद काम नहीं मिला हो। और उस वक्त जो है, जो भी मेरा टैलेंट था वो उस वक्त निर्देशकों के नजर में नहीं आया, प्रोड्यूसर्स की नजर में नहीं आया, लोगों की नजर में नहीं आया, है ना। और मैं उस दौरान जो है कुछ अपना असिस्ट भी करता था, राइटिंग भी करता था, तो ये सब चलता रहा। फिर जैसे जैसे किरदार मिलते गए और चीजें सामने आती गई, और फिर नेचुरली मतलब उम्र भी आपकी बढ़ती गई, और जो सफलता डेफिनेटली आज है, तो उसमें मैं मतलब हर तरह के किरदारों को निभा रहा हूँ। और अब बल्कि यहाँ भी होता है कि मैं अपनी उम्र से करीब 10 साल कम का भी किरदार निभाता हूँ, 15 साल कम के भी किरदार निभाता हूँ। लेकिन अगर वो उस वक्त मिले होते तो शायद ज्यादा खुशी होती। लेकिन ठीक है, आज भी जो जिस वक्त मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, मेरा हमेशा मानना है, एक सोच है या अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन है कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने सबको इतना दिया है। किसी को वो इकट्ठा दे देता है, किसी को वो 2 हिस्सों में देता है, किसी को वो 4 हिस्सों में देता है। शायद मेरे नसीब में ऐसे 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 करके अंत तक, मतलब जब तक आप हो तब तक वो, मुझे लगता है ये सबसे बेटर है। सब कुछ हिस्से हिस्से में मिलता है। हाँ, जो मतलब आपको जिंदगी भर जो है ईश्वर ने बांट के रखा हुआ है कि आपको किसी बात का दुख ना हो, आपको जब जो चाहिए उस वक्त आपको मिल जाता है। अच्छा सर, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं जो राइटिंग भी करते हैं। आप एज अ एक्टर और एज अ राइटर दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? क्योंकि जब सेट पे होते होंगे तब भी कुछ लगता होगा कि नहीं यार ये इससे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप राइटर भी हैं। और जब आप लिखते होंगे तो लगता है कि ये उसमें एंगल जाना चाहिए। अभी राइटिंग का मतलब अभी काफी टाइम से ऐसा कर नहीं रहा, क्योंकि पहले शुरू में मैंने मतलब जब बचपन से मैंने आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के लिए मतलब बच्चों के कार्यक्रम में लिखता था, युवा वाणी में लिखता था, फिर कुछ मैंने ड्रामा लिखे, उसके बाद फिर स्टेज किया, तब भी मैंने कुछ लिखा। और जब उसके बाद मैं इधर बॉम्बे आ गया, और यहाँ आने के बाद फिर जब मैंने सीरियल्स में भी लिखा, उसके बाद कुछ मतलब तिग्मांशु धुलिया के साथ भी मैंने कुछ लिखा। तो ये राइटिंग का प्रोसेस मेरा बरकरार रहा। और अभी 2020 में एक फिल्म आई थी, सब कुशल मंगल है, और वो मैंने लिखी। और मतलब क्या है कि मेरा मानना है कि राइटिंग जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए आपको पूरी तरह से, एक तरह से अपने आप को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। मैं एक्टर हूँ और मेरे पास एक्टिंग का बहुत काम है। वो टचवुड ईश्वर की कृपा है कि मतलब मेरे को इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं राइटिंग में ध्यान दे पाऊँ। तो इसलिए मैंने राइटिंग कभी कभी के प्रोसेस में सोचा हुआ है। और जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मैं फिल्म करता हूँ, जब भी स्क्रिप्ट सामने आती है, कुछ भी डायलॉग से इस तरह की चीजें होती हैं, तो जो मेरे पे बन पड़ता है वो मैं निर्देशक के साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर वो मानते हैं तो वो रखते हैं, और मैक्सिमम 90% तो रखा ही है। ब्रिजेंद्र काला पहले एक्टर है कि पहले राइटर है? पहले एक्टर ही। पहले एक्टर। जहनी तौर पे अगर मैं जानना चाहूँ कि कलाकार से अलग ब्रिजेंद्र काला जहनी तौर पे, आत्मिक तौर पर क्या है वो? एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान है जो मतलब सबको खुश देखना चाहता है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो कोई भी डराव छिपाओ या कुछ भी मतलब ऐसा न हो जिससे कि किसी को भी किसी की वजह से कोई परेशानी हो, किसी को भी किसी की वजह से कोई दुख मिले। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कि खुशियां जितनी बरकरार है, हंसता चिलचिलाता हुआ माहौल है, एकदम बेस्ट। मैं सेट पे भी रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी मेरी वजह से परेशान हो, जो भी है सब मेरी वजह से एंटरटेन हो। वो सिनेमा के पर्दे में भी हो, वो एक्टिंग करते वक्त भी हो, और वो एक्टिंग न करने से पहले भी मैं कोशिश करता हूँ कि सबको मस्त रखूं। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी होगी सर? मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा क्योंकि कलाकार को निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। और जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, वो उनका काम है ना। उसके लिए देखो, देश में बहुत सारे काम है, हमको चुना गया है कि हम एंटरटेन करें, और वो जो वहाँ लड़ झगड़ रहे हैं वो जो हमको देखें तो एंटरटेन हो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, है ना। फौजी होते हैं वो बॉर्डर संभालते हैं, किसान होते हैं वो खेत संभालते हैं, तो सबका काम बटा हुआ है। हमारा काम ये है, अगर हम इसमें बैठ जाएंगे आपकी पॉलिटिक्स में, इस पार्टी में उस पार्टी में, तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम है कि हम जो है उसको रोचक तरीके से इतनी बढ़िया एंटरटेनमेंट परोसे कि वो दोनों तरफ की पार्टियां जो है वो मस्त हो जाए, बोले गुरु मजा आ गया, थोड़ा सा फ्रेश बोलते हैं, चलो यार ये देखो कितनी अच्छी बात कही है इस बंदे ने, है ना, कितना एंटरटेन कर रहा है, कितनी खुशियां दे रहा है, तो हमको भी मतलब इन सबको खुशियां देनी चाहिए। अच्छा सर, यही वजह माने कि देश में असहनशीलता जैसी चीजें इसी तरीके से खत्म होगी? क्या कहें?
असहनशीलता, हाँ असहिष्णुता। देखो बिल्कुल ये असहनशीलता जो है वो इसी तरह से खत्म होगी कि सब अगर खुशियों के बारे में सोचेंगे हाँ। तो ये खत्म होगी, लेकिन सब अगर क्या बोलते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो इसमें दिक्कत आती है। सर आपकी बहुत सारी फिल्में हम देखते हैं जिसमें, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको देखते ही दर्शक को लगता है कि गुदगुदाता सा कलाकार सामने है, और व्यक्तिगत जीवन में भी आप ऐसे ही आप ऐसा बता रहे हैं, लेकिन जैसा ऐसे कुछ रोल जो आपको लगते हैं कि हाँ यार ये मुझे करना था जो अभी तक रह गया है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे किस तरह का रोल करना चाहिए। मुझे जो रोल मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें रंग भरूं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ न्याय करूं, उसको इतना एंटरटेन बनाऊं कि ये पॉपुलर हो। और अभी आप अगर मुझसे ये सवाल भी करोगे कि मतलब आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है, तो वो भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने हर किरदार के साथ में उतनी ही कोशिश की है, उतना ही मेहनत की है जितने मैंने किसी भी किरदार जो आपको पसंद आता हो। तो एक को चूज करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, और बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो लोगों ने अभी देखे भी नहीं है। कुछ पिक्चरें अभी क्या है कि वो रह गई है, वो रिलीज नहीं हो पाई है ना। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि अगर वो रिलीज हो जाए तो हो सकता है कि कहे अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया, तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है। सर कुछ प्रोजेक्ट्स जो हम चाहें कि हम आने वाले समय में आपको देखने वाले हैं, उसमें ऐसी कोई जानकारी आपके फैंस तक पहुंचे? अभी ये फिल्म है लवास से, ये अभी तैयार हो रही है और इसकी रिलीज भी मतलब जल्दी ही होगी ईश्वर की कृपा से। एक फिल्म अभी आने वाली है कि मेरे देश की धरती, वो शायद 6 मई को रिलीज होगी, और भी बहुत सारे काम है। मेरे को एक्चुअल में गिनती इतनी ज्यादा है कि मतलब मेरे को याद नहीं रहती कि कब कौन सी क्या चीज आएगी, जो कभी भी आ जाएगा। हर चीज का एक वक्त नियति तय करती है, उसी के अकॉर्डिंग जो वो आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ब्रिजेंद्र काला जी से आपकी मुलाकात हमने करवाई, एक ऐसे कलाकार जिन्हें आप सिनेमा के पर्दे पर देखकर खुद को भी खुश महसूस करते हैं। खुशनुमा व्यक्तित्व है, खुशियां फैलाना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि मोहब्बत से अगर जिंदगी कट जाए तो फिर तनाव क्यों लेना। रायपुर से वन इंडिया के लिए धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी।